प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को देखना है इसमें प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ तथ्यों को। और इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ कौन से हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे संपन्न होती है, या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ पौधे कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। अब इसमें से हम लोगों को देखना है एक मुख्य रूप से, उससे पहले का टर्म्स था स्वपोषी एवं विषम पोषी पोषण के बारे में देखना है। सामान्य तौर से हम लोगों को ये पता है कि इस चराचर जीव जगत में प्रत्येक जीवित प्राणी को अपने जीवन यापन और अपने को जीवित रखने के लिए साथ साथ वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा जो प्राप्त होता है उसके लिए हमें कोई न कोई स्रोत होना चाहिए, और इस स्रोत के रूप में समस्त जीवित प्राणी जितने भी होते हैं वो सभी किसी न किसी दूसरे स्रोतों पर निर्भर होते हैं, जहाँ से उनको पोषण प्राप्त होता है और उसी पोषण से वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसमें से हम लोगों के पास में जैसे देखेंगे जितने भी सजीव प्राणी होते हैं उनमें से मुख्य रूप से पोषण के आधार पर ये दो भागों में बंट जाते हैं। एक ऐसे जीवित कोशिकाएं या सजीव कोशिकाएं जो अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेती हैं, वो हमारी स्वपोषी कहलाती हैं। स्व मीन्स स्वयं, पोषण करने वाले या स्वयं पोषित करने वाले। इसके अंतर्गत समस्त जितने भी हरे पौधे हैं, कुछ इसके साथ में अन्य एल्गी, शैवाल जो लाल पीले रंग के, या कुछ शो प्लांट रहते हैं, या गमलों में लगाए जाने वाले फूल होते हैं जिनका कलर कुछ अलग तरह का भी होता है वर्णकों के आधार पर। ये सभी पौधे हमारे स्वपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं कर लेते हैं। ठीक, तो पहला हम लोगों को पता चल गया कि स्वपोषण का तात्पर्य होता है जो अपना भोजन स्वयं कच्चे पदार्थों के द्वारा प्राप्त करते हैं, निर्मित करते हैं। दूसरा रहता है विषम पोषी। अब आप अपने से संपूर्ण माने जैव जगत से पौधों को अलग कर दीजिए। फिर इसके बाद देखेंगे आपके पास सूक्ष्म जीवियों से लेकर के बहुत बड़े बड़े तक जीवित प्राणी दिखेंगे। अब इन प्राणियों में ध्यान से देखेंगे तो इसमें हम लोगों को पता चलेगा कि जितने भी छोटे प्राणी हैं, या जैसे जैसे आगे क्रम बढ़ता जाता है और जितने बड़े प्राणी आते जाते हैं, उनके पोषण को प्राप्त करने की विधियां भी अलग अलग होती हैं। जैसे आपने पहले वाले में भी वीडियो में देखा था कि इसमें से अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है। जैसे अमीबा का एक कोशिका हो गया और इस कोशिका में एक केंद्रक हो गया। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी फूड मटेरियल, फूड वैक्यूल्स आकर के टिक जाता है, तो इसके लिए कोई ऐसा अंग तो है नहीं जिससे भोजन को पकड़ सकता हो या अंतर्ग्रहित कर सकता हो। तो इस स्थिति में ये अपने इस त्वचा को ही अंदर की ओर धंसा लेता है। जितना ही ये धंसाता जाता है उतना ही इसका पोषण अंदर आता जाता है, और एक निश्चित समय के बाद जैसे ये अंदर आ जाता है तो इस तरह से करके ये इसको बाहर से अंदर की ओर कर लिया और इसका ये केंद्रक रहता है। अर्थात ये जो इसका फूड वैक्यूल के रूप में अंदर आ जाता है, तो ये भी इसके एक पोषण की प्रक्रिया है। अब इसके कोशिका में उपस्थित एंजाइमों के माध्यम से इस फूड वैक्यूल्स को पचा दिया जाता है, और उससे जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा का उपयोग यह अपने वृद्धि और विकास के लिए कर लेता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें देखा कि अमीबा कैसे करता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको देखा भी था डिटेल इसके बारे में। अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें से अन्य प्राणियों में। जैसे मान लीजिए एक कोशी प्राणियों के बाद में आप पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, नेमेटहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, जैसे जैसे आप प्राणियों की जटिलता की ओर बढ़ते जाते हैं उसी तरह से इनके भोजन को प्राप्त करने की विधियां भी अलग अलग होती हैं, और अपने वातावरण में अनुकूलन बनाने के आधार पर ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कीड़े आपके हो गए, सभी पौधों पर निर्भर हैं। शाकाहारी समस्त अन्य जीवधारी भी घास या पौधों पर निर्भर रहते हैं। फिर इसके बाद में जैसे छोटे छोटे प्राणी हो गए,
जो कि सांप हो गया, जैसे मोर हो गया, बाज हो गया, पक्षियाँ हो गई, ये सभी छोटे प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। या बड़े जो प्राणी होते हैं वो अपने प्राथमिक शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। अर्थात हम लोग क्या देखते हैं कि समस्त जितने भी प्राणी होते हैं वो सब अपना भोजन कहीं न कहीं से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से अपने भोजन को प्राप्त करने की जो विधि होती है वो हमारी विषम पोषी कहलाती है। अर्थात जो स्वयं भोजन तैयार नहीं कर सकते, स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकते, अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, किसी दूसरे माध्यम से पोषण को प्राप्त करते हैं, तो वो विधि हमारी कहलाती है विषम पोषी, जिसमें हम लोग अभी समस्त जीवधारियों को देख रहे थे। अब चलिए इसमें से एक हम लोगों के पास में आवश्यक टर्म्स है प्रकाश संश्लेषण क्रिया का परीक्षण करना। अर्थात हम ये कैसे परीक्षण करेंगे कि कोई भी पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये एक प्रैक्टिकल हो गया, इसको हम लोग प्रैक्टिकल के स्वरूप में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में मान लीजिए हम लेते हैं दो पौधे। यहाँ पर एक पौधा आपके पास में हो गया जिसको कि आपने गमले में लगाया हुआ है, और एक गमले में लगा हुआ पौधा हो गया, और इस पौधे में आप इसको 2-3 दिन से लगातार अंधेरे में रख दीजिए, जिससे कि पौधे को सूर्य का प्रकाश न मिले और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न कर पाए। अर्थात इसको हमने कहाँ पर रखा हुआ है, अंधेरे में। ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरा, इसी तरह का एक और गमला आप ले लेते हैं और इस गमले को आप ले करके और लगातार इसको धूप में रख लेते हैं। अर्थात इस गमले में आपका जो पौधा लगा हुआ है वो धूप में है, अर्थात लगातार आप इसको प्रकाश दे रहे हैं, और इस प्रकार से प्रकाश देते रहने से ये लगातार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता रहेगा। तो ये हो गया आपका प्रकाश में रखा हुआ गमला, प्रकाश की उपस्थिति में हो गया। तो इतना हमारे ध्यान में आ गया कि हम लोगों ने क्या किया है, दो पौधे हैं हमारे पास, ए है और एक पौधा हमारे पास बी है। एक अंधेरे में रखा हुआ है और एक प्रकाश में रखा हुआ है। अब इन दोनों पौधों से लगभग 3 दिन तक इसको आप अंधेरे में रख दीजिए, जिससे कि इसमें जो भी ये भोजन बनाया हो उसको 3 दिन में मांड के रूप में रहता है स्टार्च भोजन इसका, तो उसको ये खपत कर ले, और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है उसका परीक्षण हम लोग अभी करते हैं। अब इसके बाद में इन दोनों के एक एक पत्तियों को आप ले लीजिए, जैसे ये ए हो गई और ये बी हो गई, और अपने पास में दोनों की पत्तियों को लेने के बाद आप पानी में लेकर के इनको गर्म पानी, गुनगुने पानी में लेकर कुछ समय के लिए दोनों पत्तियों को डाल दीजिए। ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, अर्थात दोनों पत्तियों को आप पानी में डाल देंगे। ये ए हो गया और ये बी हो गया। 2 परख नलियाँ आपने लिया था, इन दोनों परख नलियों में आपने ए और बी पत्ती को डाल दिया। यहाँ पर आपने पानी लिया हुआ है, इसमें क्या है H2O, और इसमें भी आपने क्या ले लिया है, थोड़ा सा सही बना लीजिए, H2O ले लिए और ये हो गए। इसके बाद इन दोनों पत्तियों को आप निकाल करके फिर से अपने पास में 2 परख नली ले लीजिए, और इन परख नलियों में आप रख लेते हैं एल्कोहल। ध्यान देंगे, अभी हमने जो प्रयोग किया तो उस प्रयोग से हमने क्यों किया था प्रयोग को, तो उसमें से मुख्य रूप से था कि जब हमारे ये पौधे रखे हुए थे, एक तो पौधा रखा था धूप में और एक अंधेरे में, तो इनमें से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें तो होती ही रही होगी और एंजाइम तो दोनों में ही क्रियाशील रहे होंगे। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया एंजाइमों की बंद हो जाए, आगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाए, इसलिए इनको उबलते हुए पानी में आपने डाल दिया। फिर इसके बाद इन पत्तियों को सावधानी पूर्वक निकाल लेंगे, और निकालने के बाद में फिर से आप एक अगले परख नली में यहाँ पर रखेंगे इन दोनों पत्तियों को। ये बिल्कुल आपकी पत्तियाँ
सिकुड़न आ गया होगा, उबलते हुए पानी में आपने डाल दिया था। तो ये दोनों पत्तियों को लेकर के आप फिर से ये ए हो गया और ये बी हो गया, इसमें आपने रखा हुआ है एल्कोहल और एल्कोहल में डाल दीजिए। इसमें भी आपने रख लिया है एल्कोहल और यहाँ भी एल्कोहल ले लिया। अब इसमें क्या होगा, जैसे आप डालेंगे तो इसमें जो क्लोरोफिल था अर्थात पत्ती का कलर हरे रंग का था पहले, वो आपकी पत्तियां कलरलेस हो जाएंगी। ठीक, अब कलरलेस हुई पत्तियों को फिर आप यहाँ से निकाल लेते हैं और इनको फिर से पानी से धो लेते हैं। एक बीकर में लेकर के पानी में अलग अलग धो देते हैं। अब धोने के बाद दोनों को एक एक स्लाइड ले लेते हैं और इन दोनों स्लाइडों में यहाँ पर दोनों पत्तियों को, धुली हुई पत्तियों को रख लेते हैं। ये पत्तियों को ध्यान देंगे, ये कलरलेस हैं दोनों और दोनों ही आपकी मुरझुराई हुई पत्तियां रहेंगी पूरा, क्योंकि आपने एल्कोहल में भी गर्म कर दिया है, उसके पहले आपने पानी में गर्म कर लिया था। तो इस प्रकार से दोनों को, इसमें आपने ए को रख लिया और इसमें आपने बी को रख लिया। इस प्रकार ए और बी इन दोनों पत्तियों को लेकर के आप इनके ऊपर से एक एक बूंद ड्रॉप डालेंगे, इसमें भी और इसमें भी एक बूंद ड्रॉप डालेंगे। जैसे ही दोनों में ड्रॉप डालते हैं तो यदि इसमें स्टार्च है अर्थात इसमें जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती रहेगी, स्टार्च रहेगा, मांड रहेगा, तो निश्चित तौर से ये काले नीले रंग की, गहरे नीले या काले रंग की हो जाएगी। और यदि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, जैसे आपका ये हो गया पहले नंबर में, तो ये आपका बन जाता है इसमें स्टार्च, अर्थात यहाँ पर ये स्टार्च आपका बन रहा था, बॉन्ड बन रहा था। जबकि ये दूसरे नंबर में, पहले नंबर में जिस पत्ती को आपने 3 दिन पहले से रख दिया था अंधेरे में, तो क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो चुकी है, इसलिए इसमें जैसे आप रखते हैं आयोडीन की बूंद, यहाँ से आयोडीन डालते हैं इसमें या आयोडीन डालते हैं आप, तो इसमें जैसे ही आप मिलाते हैं तो मिलाने के बाद इसका कलर तो आपका नहीं बदलता, अर्थात इसमें गहरे नीले रंग का या हरे रंग का, माने नीले या काले रंग का नहीं होता है, लेकिन इसका होता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो पत्ती हमारी सूर्य के प्रकाश में रखी हुई थी, इस पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही थी और इसमें स्टार्च उपस्थित था, जो आयोडीन की उपस्थिति में नीले या काले रंग का हो जाता है, अर्थात ये गहरा नीला या काला रंग देता है। जबकि जिस पत्ती को हमने 3 दिन पहले से ही अंधेरे कमरे में रख लिया था, गमले को, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो चुकी थी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बंद हो जाने के कारण जब इसमें हमने आयोडीन परीक्षण किया तो इस पत्ती का रंग परिवर्तित नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि जब पौधे को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, अर्थात पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और यदि अंधेरे में रहता है अर्थात उसको जब प्रकाश नहीं मिलता तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता। अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक घटक या कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे